हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। द डेविस कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, गोल्फ, टेनिस, स्क्वैश या फिर बैडमिंटन। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा तो टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। यहाँ पर डेली हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चंस डालते रहते हैं। Which entity will be conferred the Gandhi Peace Prize for the year 2021? वर्ष 2021 के लिए किस संस्था को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, गीता प्रेस गोरखपुर। आपको जाना चाहिए गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021 ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। और जो जूरी थी, जो कमेटी थी जिन्होंने इस नाम को फाइनल किया गीता प्रेस का, उस जूरी, उस कमेटी की अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आपको जानना चाहिए कि गांधी पीस प्राइज़ ये एक एनुअल अवार्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1995 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। किस मौके पर? महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। आपको बता दें, ये अवार्ड हर किसी के लिए ओपन है, कोई भी नेशनैलिटी हो, राष्ट्रीयता हो, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर। ठीक है, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये सबके लिए ओपन है। इस अवार्ड में 1 करोड़ रुपए की अमाउंट दी जाती है। आपको जानना चाहिए गीता प्रेस के बारे में भी, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर्स है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। 14 लैंग्वेजेस में 41.7 करोड़ बुक्स ये पब्लिश कर चुका है अब तक, और जिनमें से केवल 16.21 करोड़ बुक्स तो श्रीमद् भागवत गीता ही है। अच्छा, कुछ रिसेंट अवार्डीज अगर हम देखते हैं इस गांधी पीस प्राइज़ के हाल ही के वर्षों में, तो 2019 में सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान इन्हें दिया गया था, और 2020 में दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश। विच कंट्री वॉन 2023 वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप? किस देश ने 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, इजिप्ट। आपको जानना चाहिए इजिप्ट ने वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप रिटेन की है। रिटेन का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इससे पहले भी यही विनर था, तो ये दूसरी बार लगातार इसने जीती है। ठीक है, रिटेन का मतलब ऐसा ना एग्जाम में पूछी जाए कि कौन सी बार जीती लगातार, तो आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि रिटेन लिखा है इसका मतलब पहले भी इसी के पास थी। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि रिटेन रखा है, यानी कि इसके पास थी पहले भी और अब भी यही जीता है। आपको बता दें, फाइनल चेन्नई तमिलनाडु में खेला गया और इजिप्ट में मलेशिया को 2-1 से फाइनल में हराया है। तो इस तरह से मलेशिया ने क्या जीता फिर? सिल्वर। और थर्ड प्लेस पर 2 कंट्री रही, इंडिया एंड जापान। आपको बता दें, सेमीफाइनल में इंडिया को मलेशिया ने 3-0 से हरा दिया था। बाकी आपको जानना चाहिए, जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर्स हेस्टिंग्स इंग्लैंड में है। विच इंडियन बैडमिंटन पेयर क्लिंच्ड द इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल टाइटल?
किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। चलिए जानते हैं। देखिए इंडिया के जो ये शटलर जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक इनको फाइनल में हराकर इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल टाइटल जीत लिया, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया। आपको बता दें इसी तरह ये जो सात्विक साईराज रेड्डी हैं और चिराग हैं, ये वर्ल्ड रैंकिंग में 6th पोजीशन पर है इनकी ये जोड़ी, और इस तरह से ये अपना फर्स्ट सुपर 1000 टाइटल भी जीत चुके हैं और इंडिया का फर्स्ट एवर डबल पेयर बन गया है ये, जिसने इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल टाइटल जीता है। बाकी और महत्वपूर्ण रिजल्ट्स देख लेते हैं। मेन सिंगल्स टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने, इन्होंने इंडोनेशिया के एंथनी सिनुजुका को हराया है। वीमेन सिंगल्स टाइटल चाइना की चेन यूफेई ने जीता, इन्होंने स्पेन की कैरोलिना मैरिन को हराया है। वीमेंस डबल्स टाइटल साउथ कोरिया की जोड़ी बाई खाना और ली सो ही ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स चाइना की जोड़ी जेंग सिबी और हुआंग याक्युंग ने जीता है। इंडिया बीट विच कंट्री इन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल टू विन द टाइटल? भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है लेबनान। तो बात हो रही है फुटबॉल की। आपको जानना चाहिए भारत ने लेबनान को 2-0 से हरा दिया है और इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल जीत लिया है। ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया, तो इसी के साथ ही टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो जो ये 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप था, ये 3rd एडिशन था इस कप का, और 4 नेशंस की जो फुटबॉल टीम्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर में। 9 से 18 जून तक ये चला है। तो कौन कौन सी 4 टीम्स रही? लेबनान, इंडिया, वानुअतु और मंगोलिया। टॉप स्कोरर कौन रहे इस टूर्नामेंट में? सुनील छेत्री और ललियांजुआला शांगते, दोनों ने ही 2-2 गोल इस टूर्नामेंट में किए हैं। और फाइनल में जो आप देख रहे हैं ना, भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया है, तो इसमें 1-1 गोल सुनील छेत्री और इन चांगते का रहा। What has the Nehru Memorial Museum and Library Society been renamed to? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। आपको जानना चाहिए कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अनाउंस किया है कि अब से जो इनका नाम है ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है रखा गया है। ये जो डिसीजन है इस इंस्टीट्यूट को रीनेम करने का और जो प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने का, ये एक स्पेशल मीटिंग में लिया गया है। इसी सोसाइटी की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की है, जो कि इस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय लॉन्च किया गया था, है ना, पिछले साल। तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है, ये 3 मूर्ति भवन के प्रेमाइसिस में जो है स्थित है, और उसी प्रेमाइसिस में ये NMML यानी कि जो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, ये भी वहीं पर ही स्थित है। आपको जानना चाहिए जो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, इसको जवाहरलाल नेहरू की मेमोरी में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हेन इज़ द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेटेड? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है जून 18। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, है ना, और आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है फास्ट करने का, आप सभी जानते हैं, तो आप 1.5 या फिर 2 पर जो है लगा सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है, और ये एक इम्पोर्टेंट रोल हाईलाइट करता है जो फूड प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इस बार 2023 में इसका थीम रहा लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए 18 जून को एक और डे मनाया जाता है, यह है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। दिस सिग्निफिकेंट डे बिल्ड्स अपॉन द UN स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन एंड ऑन हेट स्पीच। दिस वाज लॉन्च्ड ऑन June 18, 2019।
इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है जून 19। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा कंडक्ट किया जाता है जून 19 को। 2023 में इसका थीम रहा ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड टू प्रिवेंट, एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। देखिए, कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है अत्याचार की, वो उस देश की या उस रीजन की जो महिलाएं उन पर पड़ती है। जैसा कि आप यूक्रेन में भी देख सकते हैं, है ना, किस तरह की वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनके साथ जो किया गया रशियन सोल्जर द्वारा, जैसा कि तथ्य बताते हैं ना, जैसे कि मीडिया बताती है। तो कहीं भी देखिए आप, किसी भी कंट्री में यही चलता है, तो उसी से संबंधित ये डे है। दूसरे देश की सेना यदि किसी तीसरे देश में घुसती है तो जो है ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर लेडीज़ को भी टारगेट किया जाता है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद वाइस टू एनेबल ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंसेज सर्विसेज टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs रिसाइडिंग इन US एंड सिंगापुर? अमेरिका और सिंगापुर में रहने वाले NRIs को ऑनलाइन आवक प्रेषण सेवाओं को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने वाइस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक ने अनाउंस किया है कि हमने वाइस के साथ कोलेबोरेशन किया है टू इनेबल ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंसेज सर्विसेज टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस रिसाइडिंग इन US एंड सिंगापुर। तो US और सिंगापुर में जो NRIs रहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस रहते हैं, उनके लिए इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज इनेबल करने के लिए हमने वाइस के साथ कोलेबोरेशन किया है। वाइस की बात करें, एक UK बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इसके लिए एक तो वाइस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और जो इंडसइंड बैंक का अपना रेमिटेंस सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम इंडस फास्ट रेमिट IFR है, इसको यूज़ किया जाएगा टू ऑफर मल्टी करेंसी इनवर्ड रेमिटेंसेज सर्विसेज टू NRIs। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO सुमंत कथपालिया है। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है, और टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर। विच कंट्री हैज़ रेज्ड एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 13 टू नाउ 16? किस देश ने सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर अब 16 कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। देखिए, जापान ने एक लैंडमार्क सेक्स क्राइम बिल जो है पास किया है। काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड हो रही थी ताकि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इंक्लूडिंग रेप, फोटोवेयरिज्म एंड ऑनलाइन चाइल्ड ग्रूमिंग, तो इस तरह के जो वायलेंस हैं उनको इजीली पनिश किया जा सके। तो जापान में जो एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट है वो पहले 13 थी, अब इसको बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। काफ़ी दशकों से इसकी डिमांड की जा रही है, फाइनली ये अब अप्रूव किया गया है। विच एजेंसी है रिसेंटली रिलीज दैट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट? हाल ही में किस एजेंसी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है CBIC। देखिए, विवेक जोरी जो कि चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC, इन्होंने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट को लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में क्या किया गया है देख लेते हैं। तो ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। परफॉर्मेंस किस चीज़ की? जो कार्गो रिलीज टाइम है हमारे कस्टम स्टेशन पर, उसके बारे में क्वांटिटेटिव मेज़र ये बताता है। इट ऑल्सो मेजर द डोमेस्टिक क्लियरेंस इन केस ऑफ इंपोर्ट के टाइम पर जो डोमेस्टिक क्लियरेंस का टाइम है उसके बारे में बताता है। कार्गो अराइव होता है कस्टम स्टेशन पर, उसमें कितना टाइम लगता है उसके बारे में बताता है, उसके डिपार्चर के बारे में बताता है। तो इस स्टडी में सी पोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेज यानी कि ACCs, इनलैंड कंटेनर डिपो यानी कि ICDs और इंटीग्रेटेड चेक डिप पोस्ट यानी कि ICPs, ठीक है, इन सभी के बारे में जो है डेटा दिया गया है। तो मैक्सिमम % ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री जो है ये हैंडल करते हैं। इस फाइंडिंग में पाया गया है कि जो पाथ टू प्रॉम्प्टनेस स्ट्रेटजी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बताया गया है कि अगर हम 2022 से कंपेयर करें 2023 में, तो ICDs के लिए जो रिलीज टाइम है उसमें 20% रिडक्शन देखा गया है, और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस के लिए 11% रिडक्शन देखा गया है, और 9% रिडक्शन देखा गया है सी पोर्ट्स में, यानी कि रिलीज टाइम में जो रिडक्शन देखा गया। यूनिवर्सिटी वॉज द 2-day साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए भोपाल है।
आपको जानना चाहिए 2 दिन चलने वाले साइंस 20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। विच कंट्री पायलटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन पीस कीपर्स? शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को किस देश द्वारा रखा गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, भारत ने एक प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि जो पीस कीपर्स हैं, जो शहीद हो चुके हैं अपनी ड्यूटी के करते हुए, उनके स्मरण में एक मेमोरियल वॉल जो है इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। एक रेजोल्यूशन भारत ने फॉरवर्ड किया और उसको यूएन जनरल असेंबली ने एडॉप्ट कर लिया है। लगभग 190 कंट्रीज़ ने भारत इसको जो है सपोर्ट किया। तो ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, इसको इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा काम्बोज, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया यूएन जनरल असेंबली हॉल में। What is the issue price of sovereign gold bonds 2023-24 सीरीज 1 पर ग्राम? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2023-4 प्रति ग्राम का निर्गम मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5,926 पर ग्राम। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज 1 ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुकी है 19 से 23 जून 2023 के बीच, और सेटलमेंट डेट रहेगी 27 जून 2023। तो ये जो इशू प्राइस है इन बॉन्ड का इस सब्सक्रिप्शन पीरियड में ये 5,926 रुपये पर ग्राम है। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि यदि इन्वेस्टर जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मतलब पेमेंट जो है डिजिटल मोड के थ्रू करते हैं, तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी इस इशू प्राइस पर मिलेगा। यानी कि इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं, उनके लिए जो इशू प्राइस है इस गोल्ड बॉन्ड का ये 5,876 रुपये पर ग्राम ऑफ गोल्ड रहेगा। ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनको किसके थ्रू बेचा जाएगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, लेकिन इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और रीजनल रूरल बैंक शामिल नहीं है। बाकी और कौन कौन है? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज एंड रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है इनका जो टेन्योर है ये 8 साल तक का रहेगा, और प्रीमैच्योर रिडेम्पशन भी इसमें आप कर सकते हैं 5th ईयर के बाद। जो मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट है ये 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रहेगी। जो मैक्सिमम लिमिट है इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ये 4 kg है फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज़ पर फिस्कल अप्रैल से मार्च के लिए। ठीक है, अगर जॉइंट होल्डिंग है तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है ये 4 kg रहेगी फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक की तरह इशू किए जाएंगे अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। इसको डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो प्राइस है इस सिस्टम पर ऐसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ये जो है इंडियन रुपीज़ में फिक्स किए गए हैं, और ट्रेडिंग के लिए भी एलिजिबल है। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये ट्रेडिंग भी आप इनमें कर सकते हैं। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 2.50% पर एनम के फिक्स रेट से कंपनसेट किया जाएगा, जो कि सेमी एनुअली पेबल है। जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनको आप लोन्स के लिए कोलेट्रल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेलें महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क? भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा की समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 2023-2027। देखिए, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया इन्होंने एक फ्रेमवर्क साइन किया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-2027। तो ये जिन जिन लोगों के प्रेजेंस में साइन किया गया उन्हें देख लेते हैं। एक तो CEO नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम, सोम्बी शाह जो कि UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर है इंडिया में, और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी, इन सभी की उपस्थिति में साइन किया गया है। और ये 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स पर आधारित है: पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। Which Indian athlete secured gold in 3000 मीटर steeplechase in the National Interstate Senior Athletics Championship? किस भारतीय एथलीट ने नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेस में
स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है पारुल चौधरी। देखिए भुवनेश्वर उड़ीसा में नेशनल इंटर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चल रही है, इसमें 3000 मीटर स्टीपल चेस में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। मेरठ से आती हैं। इसी के साथ जो एशियन गेम्स होने वाला है इस साल के अंत में, उसके लिए भी ये क्वालिफाई कर गई हैं। What is the official mascot for the 37th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गोवा? गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मोगा। देखिए गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने 37th नेशनल गेम्स के लिए मास्कॉट और ऑफिशियल जर्सी को लॉन्च किया है। गोवा में होने वाले हैं ना, क्योंकि जो 37 नेशनल गेम्स हैं, तो ऑफिशियल मास्कॉट क्या रहेगा? मोगा, जो कि एक बाइसन है, यानी कि जंगली भैंसा या जंगली बैल, इस तरह का आप कह सकते हैं, जंगली भैंसा। ठीक है, तो बाइसन है। तो ये जो है राज्य की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी आप जानते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन पीटी उषा है। तो याद रखिएगा ऑफिशियल मास्कट पूछा जाता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। हु इज करंटली सर्विंग एज द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू इंडिया? एरिक कैरसेटी। व्हाट इज द टोटल प्राइज मनी फंड फॉर दिस ईयर्स विंबलडन चैंपियनशिप्स? तो ये 44.7 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 56.5 मिलियन यूएस डॉलर। विच कंट्रीज नाहिदा खान अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? पाकिस्तान। वट वॉज द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रीवियसली नोन एज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना? Which is the biggest economy in the Eurozone? The currency union of 20 countries that have the euros as their currency. Answer is Germany. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। रोड आइलैंड इज इन विच कंट्री? नंदूर मदमेश्वर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अच्छा, एक बात और थी, एक एस्पिरेंट का मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम पर। तो उनका था कि कई साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, लेकिन सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, शायद 4 साल या 3 साल ऐसे हो गए हैं, और ओवर एज भी जो है हो जाएगी। इस बार लास्ट बार है जब अटैम्प्ट करने, शायद एसएससी की तैयारी कर रहे हो एस्पिरेंट। तो पूछ रहे थे क्या किया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात ये है कि यदि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, तो आपकी मानसिक स्थिति मतलब स्टेबल होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बात मानकर चलिए, यदि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके केवल और केवल जिम्मेदार आप हैं, है ना। अगर ब्लेम लेना है तो अपने पर लीजिए। ब्लेम भी नहीं, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कमी कुछ रही है, ठीक है। यदि आप ये सोचेंगे कि मेहनत करने के बाद जो है किस्मत ने साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम में फ़ेल कर रहे हैं तो केवल और केवल आपकी गलती है। गलती नहीं कहूँगा, आपकी कमी है। आप एक बार माइंड में इस चीज़ को सेट करके देखिए, आप देखेंगे कि अगले एग्ज़ाम के लिए आप जो है और अच्छा करने लगे हैं। क्योंकि जब तक आपके माइंड में रहेगा ना कि मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, तब तक काम अच्छे से नहीं चलेगा। आप एक बार माइंड में सेट कीजिए कि हाँ, मेरा सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरी कमी रही। चाहे आप 1 नंबर से रहे हैं, चाहे आप 2 नंबर से रहे हैं। अगर आप 1 नंबर से भी रहे हैं तो वो भी आपकी ही कमी है। क्यों रहे आप 1 नंबर से, ठीक है। इस बात को माइंड में रखिए। और अगर आप इस बात को माइंड में रखेंगे कि हाँ, मेरा ये एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट हुआ, मेरा नहीं हुआ, इसमें मेरी ही कमी रही होगी, है ना। हमेशा कमी अपने आप पढ़ लें, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए, है ना। एक बात आपको बताता हूँ, उस लाइन को जब भी आपको जो है थोड़ा डाउन फील हो तो एक बात याद रखिएगा कि जो ज़िंदगी है ना, ये आपको डुबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप इतने ज़िद्दी हो कि आप डूबना नहीं चाहते। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। ज़िंदगी आपको डुबाना चाहती है लेकिन आप डूबना नहीं चाहते। अगर ये बात माइंड में रहेगी तो आप और अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में करते रहेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहो, समय बहुत कीमती है, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा मत पढ़ा करो, जहाँ पर आपको सीरियस पढ़ाई मिले केवल उसी चीज़ को फॉलो करें। International Father's Day was celebrated on which day in 2023? What was the mascot for Women's Premier League 2023? India and United Arab Emirates have set an ambitious target to increase their non-oil bilateral trade from the current $48 billion to $100 billion by which year?
तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होता है जिनकी रिजर्व लिस्ट में जो है नंबर आ जाता है, रिजर्व लिस्ट में, है ना, तो वो किस्मत नहीं है, उन्होंने मेहनत की थी पर रह गए, है ना। अगर वो मेहनत ना करते तो वो रिजर्व लिस्ट में आने के लायक भी ना रहते, है ना। रिजर्व लिस्ट में आए, वहाँ से नाम उनका क्लियर हो गया, तो वो मेहनत ही है, वो किस्मत नहीं है, किसी की किस्मत अच्छी थी या किस्मत मेरी बुरी है ना। जो आपने मेहनत किया उसका फल मिलता है। और कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत बहुत अच्छा करते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? कहीं ना कहीं कमी रही होगी, प्रैक्टिस में कमी रही है। आप पढ़ते कई घंटों तक हैं, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, या एग्ज़ाम में जो है आपका माइंडसेट सही नहीं हो पाता है, आप गलत कर जाते हैं जानते हुए भी, तो वो सब कमी है, ठीक है। वो सब किस्मत नहीं है, वो सब कमी है। कुछ तो बात है जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो कमी आप में ही है, उसको आपको ही देखना है और दूर करना है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।